नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं यूसुफ अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और पहले चरण के मतदान को लेकर के जो पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख है वो बेहद नज़दीक आ चुकी है और पहले चरण में जिन 58 सीटों पर चुनाव होना है वहां पर सभी उम्मीदवार, बीजेपी ने तो लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और बीएसपी ने भी काफ़ी सीटों पर उतार दिए हैं। अब मुकाबले की तस्वीर एक तरह से साफ होती जा रही है कि क्या होगा, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे चुनाव डेटा विश्लेषक पार्थ प्रीतम दास के साथ। पार्थ, ये बताइए कि जो फर्स्ट फेज़ में 58 सीटों पर चुनाव होना है 10 जिलों में इनमें अभी तक जो उम्मीदवार आए हैं सामने, बीजेपी, सपा, आरएलडी, लोकदल के गठबंधन के और बीएसपी के, कांग्रेस के, तो वो कितने कितने उम्मीदवार कहाँ आ गए हैं? पहले तो आप थोड़ा सा। बीजेपी ने 58 में अलीगढ़ छोड़कर सारे सीटों में कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुका है। एसपी आरएलडी मतलब आज 18 तारीख है, अब अराउंड 5 बजे हो चुका है, ठीक है। अभी तक इन्होंने टोटल 38 सीट्स डिक्लेयर किया है, लेकिन फर्स्ट फेज में 36 का अभी तक नाम आया है, ठीक है। अभी ये जो 36 है ये सभी का इंटरेस्ट होगा कितने एसपी ने और कितना आरएलडी ने अभी तक लड़ रहा है। तो इसमें देखिए एसपी ने 9 सीट अभी तक जो 36 नेम डिक्लेयर्ड है उसमें 9 में लड़ रहा है और बाकी जो आपका 25 होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आरएलडी लड़ेगा। तो ये सिनेरियो है। बीएसपी ने 58 में 53 सीटों में कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुका है और कांग्रेस ने जो 58 सीट्स में उसमें 24 सीटों में कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुका है। इसमें 58 में 9 सीट है जो एससी रिजर्व भी है। तो इसमें बीएसपी के और समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, इसमें इन्होंने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं? अभी देखिए बीएसपी ने 53 मतलब 5 सीट अभी डिक्लेयर करना बाकी है। तो अभी तक 53 में जो बीएसपी ने अभी तक 14 मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। अगर लोग पूछना चाहेंगे जब ये कंपेयर करना है, जब ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसके लिए हमको 2017 देखना पड़ेगा। तो 2017 में ये जो 58 सीट्स है उसमें 20 मुस्लिम कैंडिडेट था, अभी तक 14 आया है। तो 2017 से शायद थोड़ा कम मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी इस बार डाल रहा है। अगर आप देखेंगे बीजेपी ने कितना मुस्लिम कैंडिडेट डाला है, कोई नहीं डाला है। पिछली बार भी कोई नहीं था। पिछले बार भी कोई नहीं था। अभी एसपी आरएलडी ने अभी तक जो 36 जो डिक्लेयर किया है उसमें 10 मुस्लिम कैंडिडेट है, उसमें 3 आरएलडी ने डाला है और बाकी जो 7 कैंडिडेट है वो समाजवादी पार्टी से डाला है। कांग्रेस ने मेरे ख्याल में 3 मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस ने 3 मुस्लिम कैंडिडेट डाला फर्स्ट फेज में 3 मुस्लिम। और अगर आप देखेंगे पिछले बार जब एसपी और आरएलडी, एसपी और कांग्रेस का गठबंधन एक साथ लड़ा था, तब इन्होंने ये सारे सीटों में 14 मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, ठीक है। तो मुस्लिम कैंडिडेट ऑलमोस्ट पिछले बार का जो एसपी का रणनीति था उस हिसाब से ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में जा रहा है। बीएसपी ने थोड़ा सा कम कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी पिछले बार भी नहीं दिया था, इस बार भी नहीं दिया। तो अगर हम ये बात करें कि फर्स्ट फेज़ में जो मुकाबला होने जा रहा है, जो डेटा अभी तक हमारे सामने आया है, उसके हिसाब से यहाँ किसका पल्ला भारी रह सकता है? क्या कुछ अभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कास्ट वाइज किस तरह से उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए सर, ये जो बेल्ट जा रहा है इसमें फार्मर प्रोटेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट अभी कितना पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक फार्मर प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो फार्मर प्रोटेस्ट शायद इसका इम्पैक्ट कम करने के लिए ही बीजेपी ने जो फार्मर्स लॉ है वो विड्रॉ किया है, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। अभी क्या है सर, ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाट का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अभी आरएलडी का जयंत चौधरी जाट समुदाय के अंदर अभी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। तो आप देखेंगे शामली में जो 3 सीट है, मुजफ्फरनगर में 6 सीट है, बागपत में 3 सीट है और जो मेरठ में, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर क्या है, मुस्लिम प्लस जाट कम्युनिटी का वोट ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे सीट हो जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम और जाट मिलाकर 40% क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एरिया में आपको तो एक तो फार्मर प्रोटेस्ट का एक इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस डेमोग्राफी भी ये सब एरिया में एसपी आरएलडी का थोड़ा फेवर में रहेगा, ठीक है। तो इसका चलते हुए ये बेल्ट में एसपी आरएलडी को अच्छा करना चाहिए, ठीक है। पार्थ, आपके कहने का मतलब है कि जो मुजफ्फरनगर 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के विधानसभा चुनाव में दंगों का एपिसेंटर था, उसकी वजह से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ था और रिजल्ट बीजेपी के फेवर में गए थे। तो इस बार वो किसान आंदोलन का एक एपिसेंटर है और वहाँ चूँकि
जो टिकैत बंधु हैं, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, उनका घर भी वहीं पर आता है। तो उसकी वजह से, जो किसान आंदोलन की वजह से जाट मुसलमानों के बीच जो एक दरार पैदा हुई थी दंगों की वजह, तो जाट आंदोलन, किसान आंदोलन ने उस दरार को पाट दिया है, ऐसा कहा जाता है। देखिए अभी कोई लेकिन चीज़ एक चीज़, हाँ, जो अभी आपने कहा कि साहब यहाँ जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन काफ़ी मजबूत है, तो एक मुजफ्फरनगर से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई मुजफ्फरनगर ज़िले में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है। तो इससे कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों के में इसको लेकर नाराज़गी है, और इस नाराज़गी का फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उठा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक बची हुई सीट है जिस पर भी आरएलडी और इसका उम्मीदवार सामने नहीं आया है, वहाँ एक मुस्लिम को टिकट दे दिया है। तो क्या लगता है कि साहब वहाँ पे ये मुसलमानों की जो नाराज़गी है, इससे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को नुकसान भी हो सकता है? देखिए शायद राइट का एक मेमोरी रहता है, तो इसलिए इन्होंने क्या है, सोशल इंजीनियरिंग बेटर करने के लिए अभी 6 में 5 सीटों में डिक्लेयर किया है, ठीक है। और जो 6 सीट जो आ रहा है वो मुजफ्फरनगर सदर का जो सीट है वो शायद इन्होंने कोई ब्राह्मण नहीं तो वैश्य समाज का किसी कैंडिडेट को देने जा रहा है, अभी तक जो मतलब जो चर्चा है। तो अभी मुजफ्फरनगर में ये 6 सीट है जहाँ पर एपी सेंटर था राइट का 2013 का, तो उसमें मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लिया गया है। अभी जो कोई पार्टी अगर कोई डिसीजन ले रहा है, कुछ कैलकुलेशन करके करेंगे। इनका जो कैलकुलेशन है कि शायद इमीडिएटली एक रिएक्शन होता है, बट फाइनली जब इलेक्शन आता रहेंगे, मतलब इलेक्शन होगा 10 जब पोलिंग का टाइम आएगा, पोलिंग का टाइम आएगा, तो काफ़ी टाइम है, तो उस टाइम के अंदर ये सारे चीज़ शायद सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये तो एक रिस्क की कॉल है, बट शायद रिस्क असेसमेंट ने SPRLD ने किया है करके यही डिसीजन लिया है, मुझे इतना लग रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है जब बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट इधर उधर टूट जाएगा, BSP के में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा या MIM में चला जाएगा, मुझे नहीं लगता है। अभी सिचुएशन आप देखेंगे आपको लगेगा डेफिनेटली, लेकिन फाइनल इलेक्शन आते तक मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, साथ में BSP या कांग्रेस या कोई और पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार आपस में टकरा रहे हैं, आमने सामने हैं। जैसे लोनी में, लोनी विधानसभा सीट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वहाँ कांग्रेस का मुसलमान है, BSP का मुसलमान है, और अभी ओवैसी की पार्टी ने भी उतारा है। इसी तरह से धौलाना सीट पर भी 3 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए हैं। तो इन सीटों पर क्या ये माना जाए कि साहब मुस्लिम उम्मीदवारों की टक्कर की वजह से ये सीधे सीधे बीजेपी को जा रही हैं? देखिए लोनी पर्टिकुलर जो सीट है, तो ये मुस्लिम और गुज्जर भी आपका सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। तो इधर देखिए मदन भैया जो RLD का सिंबल में लड़ रहा है, तो उसका भी एक प्रभाव है। प्रभाव पहले कई बार रहे हैं वो। हाँ पहले तो अभी देखिए लोग कैसे वोटिंग करने जाता है। अभी अब रिसेंटली 2019 के बाद जिन असेंबली इलेक्शन मैंने देखा हूँ, लोग क्या है आइदर किसी को जिताने वोट करने जाता है, नहीं तो किसी को हराने के लिए वोट करने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो कैंडिडेट है आप देखेंगे तो उनको वोटर्स को मालूम रहेगा कि ये कैंडिडेट जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो लड़ाई किसका है? लड़ाई है अगर नंदकिशोर, अगर लोनी सीट का बात करें पर्टिकुलरली, तो नंदकिशोर गुर्जर नहीं तो मदन भैया के अगेंस्ट लड़ाई होगा। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वोट डिविजन यहाँ पर होगा। आप जो धौलाना सीट बोला है तो उसमें देखिए उसमें कंफ्यूजन रह सकता है, क्योंकि उसमें BSP का सिटिंग MLA था, वाजिद प्रधान है, हाँ ठीक है, और इधर असलम चौधरी अभी SPRLD से लड़ रहा है। तो जहाँ पर क्लैरिटी नहीं होगा वहाँ पर यह हो सकता है, लेकिन जहाँ पर क्लैरिटी है मुझे इतना लग रहा है वोटर्स अभी बहुत स्मार्ट हो गया, अभी सोशल मीडिया का ये आ गया, तो उनको मालूम चलता है कौन सा कैंडिडेट आपका जीत सकता है या कौन सा कैंडिडेट का क्या हाल है, उस हिसाब से वो वोटिंग करेगा। तो लोनी सीट पे मुझे इतना फर्क दिखा नहीं देगा। आप सेम आपको नहीं पूछे, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में भी BSP ने 3 मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, ठीक है। तो वो भी एरिया में क्लियर है कि भाई जाट अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी को दे रहा है, मतलब SPRLD को वोट दे रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी मुझे नहीं लगता है जो वोट इधर उधर डाइवर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में शायद गुस्सा है, लेकिन वो सेटल डाउन हो जाएगा। इसके अलावा और क्या फैक्टर पहले चरण के जो चुनाव जहाँ पर होने हैं, यहाँ इसके अलावा और क्या फैक्टर रहेंगे? नहीं देखिए, एक तो है अभी तक 36 सीटों में ही SPRLD ने डिक्लेयर किया, तो सीट हो रहा है 58। अभी 22 सीटों में 22 सीटों पर तस्वीर साफ नहीं है कि किन के बीच मुकाबला होगा, कौन सामने तो देखिए अभी तक क्या है आप देखेंगे जो मुस्लिम 10 डिक्लेयर कर चुका है। आई थिंक जाट कैंडिडेट अभी तक SPRLD ने मुझे लग रहा है 7, एक पंकज मालिक से BSP से दिया है, बाकी तो सारे कैंडिडेट आपका इन्होंने दिया है। तो बाकी जो 22 सीट है
उस 22 सीट में कैसे इंटेलिजेंट आपका कास्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, मतलब कितना नॉन जाट नॉन मुस्लिम को टिकट देगा, हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनना आपको बहुत ज़रूरी है, तब क्या और थोड़ा मतलब क्लैरिटी आएंगे। कल योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में थे और उन्होंने तंज किया कि भाई समाजवादी पार्टी ने गुंडे, मवाली या हिस्ट्री शीटर को टिकट दिए हैं। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि साहब हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसके आधार पे हमें सर्व समाज का वोट मिलेगा। आपको लगता है कि फर्स्ट फेज़ का जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और चूंकि यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ ज़्यादा हैं, सबसे पहले चुनाव यहाँ होना है, तो क्या लगता है कि साहब इस आधार पे भी लोग वोट करेंगे कि किस सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है? देखिए इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लग रहा है डेमोग्राफी। जैसे अलीगढ़, बुलंदशहर, ठीक है, आपका नोएडा देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, ये जो डेमोग्राफी है, मतलब यहाँ पर राजपूत पॉपुलेशन भी अच्छा खासा ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये सब सीटों में जैसे डेमोग्राफी है उस हिसाब से उनको फ़ायदा दिखाई देगा। अभी देखिए आरएलडी इस इलेक्शन में मतलब आरएलडी लास्ट अब 2009 में इलेक्शन जीता था, ठीक है, अभी हो गया 2022, तो आप देखेंगे जो बहुत देर तक पावर में नहीं है। तो आरएलडी में जो और जाट कम्युनिटी को भी उतना उनको लग रहा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल पावर उतना नहीं मिल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट है, ठीक है। शायद यही और वजह है एक कि चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, आरएलडी का सोशल मीडिया टीम भी बहुत एक्टिव है। आप देखेंगे आजकल जो वीडियो आरएलडी ग्रुप में जो बहुत सर्कुलेट होता है, वो जो जयंत चौधरी को जब हाथरस जा रहा था, जो पुलिस के साथ वो जो इंसिडेंट था, क्लैश हुआ था, वो वीडियो बहुत जा रहा है। और ये कोशिश किया जा रहा है कि इसमें एक जाट प्राइड को जगाया जाए, ठीक है। हाँ, तो पिछले कई चुनाव थे जहां आरएलडी अकेले लड़ी और वो कुछ भी नहीं पाई। पिछले चुनाव में 277 सीटों पर लड़ा था और एक भी मेरे ख्याल में एक सीट उन्होंने एक छपरोली वाला जो इस फेस में जा रहा है। और 2012 में कांग्रेस के साथ आरएलडी थी, तो तब उसने मेरे ख्याल में 9 सीटें जीती थी। तो इसलिए ज़रूरी था कि अपने पार्टी का वजूद बचाने के लिए ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना जयंत के लिए ज़रूरी भी है और उनकी मजबूरी भी है, ताकि रिवाइवल अपने आप को किया जा सके। बहरहाल ये तो मुद्दा हुआ। तो पहले फेज़ पर हमने चर्चा की। मुझे लगता है कि इस चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं और फिर बाद में चर्चा करेंगे कि साहब इन सीटों पर बाकी और फैक्टर्स क्या करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारी चर्चा थी कि फर्स्ट फेज़ के चुनाव में क्या समीकरण सामने आ रहे हैं, किसके सामने किसकी टक्कर होगी, तो इस पर हमने बात की। आगे फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हम चुनाव को प्रभावित करने वाले दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।